नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिंदी परीक्षा को लेकर कि अब तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाने की क्रोनोलॉजी क्या रही है, जिसको कि हम समझेंगे और साथ में इसको समझने के बाद हम कम मेहनत में अच्छे मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं, उसको भी जानेंगे। तो एक वीडियो में हमने यूजीसी नेट के पेपर पर चर्चा करते हुए इसके क्रोनोलॉजी पर बात की थी, तो कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया कि सर इसको आप समझा दीजिए कि आखिरकार ये क्रोनोलॉजी होता क्या है। तो सामान्य रूप में आप देखिए कि किसी भी चीज़ के बनने की प्रक्रिया में जो भी कारण रहे हैं या फिर उसका जब हम कालक्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, तो उसको सामान्य रूप से हम अंग्रेजी में क्रोनोलॉजी कह देते हैं। और कई बार आपने देखा है कि शब्दों का प्रयोग हम देश काल वातावरण के अनुसार करते हैं। क्योंकि ये शब्द वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलन में है, तो हमारे भी ज़बान से ये निकल गया, लेकिन किसी न किसी अर्थ में निकला है। तो चलिए इसी बहाने हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट हिंदी का जो भी अभी तक पेपर हुआ है, इसको आप अन्य विषय से भी जोड़कर देख सकते हैं। हर पेपर के पीछे कोई न कोई क्रोनोलॉजी काम करती है, यानी कि उसके बनने की प्रक्रिया का हम अगर कालक्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें, तो उसके पैटर्न के बारे में समझ जाएंगे, उसके नेचर के बारे में समझ जाएंगे और पता चल जाएगा कि हमें इस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी। किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा लीजिए, उसके आप तैयारी में जब जुटते हैं, तो उस एग्ज़ाम से संबंधित पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप निश्चित तौर पर देखते हैं और उस पेपर को देखते हुए अपना भी मूल्यांकन करते हैं कि हम इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे या इसमें बैठने लायक हैं कि नहीं है। तो ये एक तरीके से सामान्य तौर पर क्रोनोलॉजी का ही एक हम प्रकार मान सकते हैं। चलते हैं, बात करते हैं आपकी सहूलियत के लिए कि आखिरकार इस शब्द का अर्थ क्या है। हमने इसका अर्थ खोजा तो कालक्रमबद्ध आया, इसके बाद कालानुक्रम आया, तिथि के अनुसार आया, कई इसके अर्थ दिए गए थे। तो समझ गए होंगे आप कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वहाँ पर भी कुछ प्रश्न कालक्रम के अनुसार, कुछ तिथि के अनुसार, कुछ पहले से पूछे जा रहे ट्रेंड के आधार पर पूछे जाते हैं। तो एक तरीके से यही है क्रोनोलॉजी, और इसको जब आप समझ जाते हैं तो फिर आप उस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए क्रोनोलॉजी का अर्थ बताया गया, इसको विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। जैसे विज्ञान सामान्य तौर पर हम किताबों में विज्ञान की परिभाषा को लंबे चौड़े हिसाब से याद करके रखते हैं, लेकिन सही मायने में आप देखें तो क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कह सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का जब हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, तो वो क्रोनोलॉजी का एक हिस्सा हो सकता है या फिर इसका एक रूप हो सकता है। बताया गया कि जिसके द्वारा हम ऐतिहासिक घटनाओं का काल निर्माण कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सब घटनाओं को किसी एक ही संवत्सर में प्रदर्शित किया जाए। केवल ऐसा करने पर ही सब घटनाओं का क्रम और उनके बीच का जो व्यतीत काल हम ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या है, क्रोनोलॉजी है। तो ये तो हो गया एक परिभाषा के रूप में, लेकिन एक परीक्षार्थी के तौर पर इसको इस अर्थ में लेना है कि जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी में जाते हैं, तो उसके पहले हुए घटनाक्रम का हम अध्ययन करते हैं कि कब कैसे प्रश्न पूछे गए थे, कब पैटर्न बदला, किस हिसाब से नए प्रश्न आ रहे हैं, उसमें पुराने प्रश्नों का क्या रोल है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसके बाद हम उसमें जाते हैं। इसीलिए बार बार एक शब्द पर जोर दिया जाता है कि रिवीजन करते रहिए। ये रिवीजन भी उसी का हिस्सा है, इसीलिए रिवाइज करना पड़ता है कि कहीं भी अगर पुराना प्रश्न आ जाए तो आपका वहाँ पर गलत ना हो, बल्कि पुराने प्रश्न आपके लिए बढ़त के रूप में आप उनको सही करेंगे, तो इस एग्जाम में आप बढ़त हासिल कर पाएंगे। अगर हम देखें यूजीसी नेट हिंदी का जो अभी पेपर हुआ है अभी तक एनटीए द्वारा खास तौर से, तो उसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का हम क्रोनोलॉजिकल तरीके से अध्ययन करें,
उसके एग्जाम पैटर्न को समझें, नेचर को समझें, तो कई सवाल हैं जो सीधे सीधे तौर पर पूछे गए हैं। प्रश्न है और 4 विकल्प हैं, उसमें से आपको एक बता देना है। कुछ सवाल पूछे गए हैं कूट पर आधारित, के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, फिर उसमें कई विकल्प हैं, फिर उन विकल्पों के आधार पर हमें कूट बताना है। ठीक है, मान लीजिए कि 5 विकल्प हैं, तो उन पांचों विकल्पों का हमें क्रम के हिसाब से बताना है कि आखिरकार कौन किसका क्रम है, चाहे वो पहले से बाद के क्रम में हो, प्रकाशन वर्ष के आधार पर हो, ठीक है, या फिर अ, क्रम के आधार पर हो, चैप्टराइजेशन के आधार पर हो। तो इस तरीके से कूट पर आधारित सवाल पूछे जाते रहे। तीसरे ढंग का प्रश्न जो है सुमेलित प्रश्न है कि सूची दो दे गई है, 1 और 2। अब इसमें हमें मिलान करना है ABCD का 1-2 के साथ। ठीक है, इसके बाद सवाल पूछे गए कथन पर आधारित, किसी खास आलोचक के कथनों को रख दिया गया या फिर किसी खास निबंध के कथनों को रख दिया गया या फिर किसी खास पंक्तियों के कविताओं की पंक्तियों को रख दिया गया, ये ट्रेंड रहा। ठीक है, तो कथन पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि कालक्रम पहले से बाद के आधार पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें कि 5 विकल्प दिए गए हैं ABCDE करके, और इसमें से आप देखेंगे कि केवल 3 विकल्प ही सही रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे कि एक से अधिक प्रश्न का उत्तर इस तरीके से कूट में दिखाई पड़ता है कि इसमें ADE BDE कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके कि उत्तर इसी कूट पर आधारित या फिर इसी फार्मूले पर बनाए गए। इसका मतलब है कि जब आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं या फिर कोई प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी एग्जाम में खुद परीक्षार्थी के तौर पर बैठते हैं, तो उस पेपर को बनाने में जो भी एक्सपर्ट्स कमेटी है वो कुछ फार्मूले को अपने ध्यान में रखते हुए उस पेपर का निर्माण करती है, जिसको कि सामान्य अर्थ में हम जिस टॉपिक को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं क्रोनोलॉजी शब्द दे सकते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से पहले किस तरीके से पेपर पूछे जा रहे थे और जब उस एग्जाम में आप खुद बैठे तो किस तरीके का पेपर आया, क्या उसमें नया रहा और किन किन पैटर्नों को अपनाया गया था। अब बात और क्लियर होगी जब हम 18 जून 2024 कैंसिल्ड पेपर के पैटर्न को भी देखेंगे। हालांकि ये कैंसिल्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे उपयोग में नहीं आ सकता है, कुछ तो यहाँ से हमने सीखा ही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जाते थे कि ये किस कवि की पंक्ति है, कवि की पंक्ति पूछ ली जाती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए अब सब कुछ बता दिया गया कि जैसी कृत है, पद्मावत का है, नागमती वियोग खंड का है। ठीक है, पंक्ति भी दे दी गई, रचनाकार का नाम भी बता दिया गया, रचना का नाम भी बता दिया गया, यहाँ तक कि खंड का नाम भी बता दिया गया। ये तीनों चीजें आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में ही आपको बता दी गई हैं। बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि भाई ये किसकी पंक्ति है या फिर कौन लिखा है, कहाँ से उठा ली गई है। सारी चीजें प्रश्न में ही जुड़ी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि आगे कभी ये पंक्ति आए तो तुरंत आप बता दें कि यूजीसी नेट में एक बार एग्जाम में आ चुका था और जैसी कृत है, पद्मावत का है, नागमती वियोग खंड का है। लेकिन देखिए सवाल यहाँ पर चेंज हो गया, पूछ दिया गया कि किस मास के वर्णन के अंत में इस बात को कहा गया है। तो इसका सही जवाब हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर मैं क्रोनोलॉजी समझाने के लिए आया हूँ ताकि आप जब आगे एग्जाम में बैठें तो इस तरीके से भी आप अपने बुक्स को पढ़ें, टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें और प्रैक्टिस सेट भी करें। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से सवाल आ रहे हैं, कवितांश पूछे जा रहे हैं, कविताओं के एक छोटे से अंश को उठा लिया जा रहा है और फिर उसमें से सवाल पूछे जा रहे हैं। कई लोग इस पे ये भी कह सकते हैं कि ये तोता पद्धति है, रटन पद्धति है, लेकिन उसी पद्धति के माध्यम से आज अलग अलग कॉलेजों में बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर मौजूद हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो सिस्टम है उसी के माध्यम से हमें जाना होगा। हमें विद्रोह या फिर इस तरीके से क्रांतिकारी बन के तो नहीं जाना पड़ेगा, उस सिस्टम के साथ ही जाना पड़ेगा। चाहे तोता रटन पद्धति हो
क्योंकि एग्जाम तो हो रहा है। अगर ये भी नहीं होता तो लीक क्या हो रहा है, पेपर सीधे सीधे लोगों को बुला के चोरी से यहाँ पर दे दिया जाता, आपको पता भी नहीं चलता। आपको मैं बताऊं, कई बड़े विश्वविद्यालयों में जब इंटरव्यू संपन्न होते हैं तो धीरे से जिसका सिलेक्शन हुआ रहता है उसको फोन जाता है और ईमेल जाता है कि जल्दी से ज्वाइन करो, नहीं तो क्रांतिकारियों को पता चलेगा तो ये भी लटक जाएगा। और जब लोग ज्वाइन कर लेते हैं तब कोई एचओडी के साथ, कोई वाइस चांसलर के साथ, कोई किसी के साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करता है, क्योंकि और जो भी उसमें गए हुए थे उनको पता ही नहीं चला कि रिजल्ट कब आया। तो एग्जाम तो हो रहा है, ये बड़ी बात है। अगर ये भी नहीं होता तो हमारे जैसे लोग क्या करते। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। इस क्रोनोलॉजी पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए कि प्रश्न अब कैसे पूछे जा रहे हैं। पंक्तियां दे दी जा रही हैं, रचनाकार का नाम भी दे दिया जा रहा है, रचना भी दे दी जा रही है, और जिस खंड से उसको उठाया जा रहा है वो भी बता दिया जा रहा है। फिर भी प्रश्न को नया मोड़ देते हुए एक नया प्रश्न उठा दिया जा रहा है। इस चीज को समझना है। अब बात करते हैं कि दूसरे ढंग का जो आप देख रहे हैं कि पहले अलग अलग कवियों का कालक्रम पूछ लिया जाता था, 4 कवियों का नाम दे दिया जाता था और पूछा जाता था कि पहले से बाद के क्रम में बताइए, या फिर किसी एक ही रचनाकार की कुछ रचनाओं का नाम दे दिया जाता था और फिर कालक्रम अनुसार पूछा जाता था। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कविता संग्रहों को जोड़ दिया गया, दे दिए गए हैं। अब इसके हिसाब से आपको उन कवियों के कविता संग्रहों के बारे में जानकारी होगी और साथ में प्रकाशन वर्ष पता होगा, तभी आप इसका ठीक से जवाब दे पाएंगे। तो आगे जब भी आप एग्जाम में जाइए तो इस पैटर्न को बिल्कुल आप ध्यान में रख कर जाइए। ये है पेपर बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जिसको हम निर्माण भी कह सकते हैं, उसके पीछे के कारणों को मैं बता रहा हूं, जिसको आप समझेंगे तो तैयारी करते समय कम से कम ध्यान तो रखेंगे। अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं कि सरोज स्मृति कविता की पंक्तियों को उठा लिया गया है और पहले से बाद के क्रम में इसको हमें बताना है। तो कब बता पाएंगे? जब आप सरोज स्मृति कविता को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी बता पाएंगे। अब इसको आप तोता पद्धति से याद कीजिए या फिर समझने वाली पद्धति से याद कीजिए या फिर किसी रचनात्मक क्रिएटिव स्किल से आप याद कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए कविता के पंक्तियों को दे दिया गया और उसको पहले से बाद के क्रम में हमें बताना है। ठीक है, और यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं और पांचों को क्रम में बताना है। ठीक है, अभी तक चल रहा है कि क्वेश्चन है उसमें 5 विकल्प हैं तो पांचों का रोल है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि आप देखेंगे कि भले 5 विकल्प है लेकिन उसमें 3 ही विकल्प का रोल है। यहाँ पर देख रहे हैं उसके नीचे वाला जो है कि भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया। पहले तो पंक्तियां पूछ ली जाती थी, गीत पूछ लिए जाते थे, संवाद के नाम पर किसी पात्र को उत्तर में रख दिया जाता था, लेकिन अब वो गीत किस शैली में, ये इस बार नए ढंग से इसको पूछने का प्रयास किया गया है। तो देखिए गीतों को शैलियों में दिया गया है, रागों में दिया गया है। अब इसमें दिया गया है 5 रागों का नाम है, लेकिन उसमें से हमें 3 ही बताना है कि वो कौन है। ठीक है, तो ये एक नया ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड को आपको समझना है। आगे बात करते हैं, आगे कुछ और प्रश्न है। चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। पहले नाटकों का ही प्रकाशन वर्ष पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि पात्रों को इसमें शामिल कर लिया गया है। ये नया ट्रेंड है, इस ट्रेंड को समझना है। अब जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि कौन पात्र किस रचना से संबंधित है, किस कहानी से है, किस उपन्यास से है, किस नाटक से है, ठीक है, तब तक आप इस प्रश्न का जवाब देने में सक्षम नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पात्रों का नाम अलग अलग दे दिया गया है। इसका मतलब है कि हमें उस रचना के प्रकाशन वर्ष को तो जानना ही जानना है, साथ में पात्रों को भी जानना है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ न कुछ तो क्रिएटिविटी हो रही है
पेपर बनाने के पीछे नए नए कारणों को, उद्देश्यों को खोजा तो जा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करें तो संस्कृति के 4 अध्याय पर आधारित जो दिया गया है, इसी तरह जितने भी आपके सिलेबस में रचनाएं जितनी भी पढ़नी है, उन रचनाओं में जिनमें अध्याय विभाजन है या फिर प्रकरण है, ठीक है, उसमें 5 से अधिक प्रकरण है या फिर 6 से अधिक अध्याय हैं, ठीक, 2-3 है तो 3 तक आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 वाला भी कूट है। ठीक है, तो कम से कम 3 और अधिक से अधिक जितने भी उसमें अध्याय हैं, प्रकरण हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस रचना में कितने अध्याय हैं, उन अध्यायों के शीर्षक क्या हैं, शीर्षकों पर आधारित सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जब भी आप किताब को खोलिए तो ऐसा नहीं है कि एकदम जहाँ से शुरू हो रहा वहां चले जा रहे हैं, बल्कि आप भूमिका पढ़िए, चैप्टराइजेशन उसको पढ़िए, कूल होकर पढ़िए। ठीक है, घबरा कर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए कि रचनाओं के अध्याय शीर्षकों को भी हमें ध्यान में रखकर जाना है, उनके कालक्रम को ध्यान में रखते हुए। आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए वैसे ही प्रश्न पूछा गया जैसे ऊपर हमने नाटक के बारे में बताया था, यहाँ पर उपन्यास के बारे में पूछ लिया गया और पात्रों का नाम ही दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस उपन्यास का कौन सा पात्र है, तब आप इसका सही से जवाब दे पाएंगे। ठीक, तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। ये ट्रेंड अन्य परीक्षाओं में भी देखा जा सकता है, क्योंकि हर परीक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट का पैटर्न एकदम अलग है या फिर डीएसएसबी का अलग है या फिर उत्तराखंड का अलग है। भले सिलेबस में चीजें 19-20 हो सकती हैं, लेकिन पैटर्न तो कोई किसी का भी अपना सकता है। एक जमाना था जब कवियों का कालक्रम पूछा जाता था, रचनाओं का कालक्रम पूछा जाता था और आर्य भाषाओं का भी पूछ लिया जाता था कि उसमें कौन है, कि पहले संस्कृत है, ठीक है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, पुरानी हिंदी है, इस तरीके से पूरा उसका भी क्रम पूछ लिया जाता था। लेकिन अब देख रहे हैं आप कि बात पहुंच गई, बता दिया जा रहा है कि उपन्यास से रिलेटेड एक सब पात्र हैं, उसके प्रकाशन वर्ष के आधार पर पात्रों को बीच में जोड़ दिया जा रहा है और नीचे कूट दिया गया है। इस कूट के आधार पर हमें बताना कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इस पैटर्न को, इस नेचर को, और यूं कहें कि इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना है कि आखिरकार प्रश्न कैसे बन रहे हैं। जब इसको आप समझ लेंगे तो आप जब भी तैयारी में जाएंगे तो उस हिसाब से देखेंगे, उस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए सामान्य तौर पर तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आपका अप्रोच पढ़ने का थोड़ा सा बदलेगा। अब यहाँ पर देखिए उपन्यासों में आए हुए गीतों, मुखड़ों को भी लिया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर उपन्यासों का, ये तो सही हो गया, ऐसा प्रश्न पहले आता भी था। अब आगे बात करें कि इस बार जून 2024 के पेपर में आया कि उपन्यासों में आए हुए, कहानियों में आए हुए गीतों को रखा गया। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में हमें रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोदान उपन्यास में जो भी गीत आया हुआ है उससे सवाल यहाँ पर बन गया। ठीक, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से मैला आंचल का भी आया था, जो कि हमारे क्रम में नीचे में है, मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पर देखिए पहले हम लोग भ्रमर गीत सार पढ़ते थे, व्याख्याओं पर जोर देते थे, कठिन जो शब्द थे उनके अर्थों पर ध्यान रखते थे। लेकिन शुरू में ही जब मैं भ्रमर गीत सार कभी अपने लिए खोला था पढ़ने के लिए, तो मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कभी रागों का नाम पूछे। जब भी रागों का नाम आता है तो जितने भी इसमें राग हैं वो सब शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, और हमारे देश में शास्त्रीय संगीत पे कितना लोगों का ध्यान रहता है वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। खुद अपने से आप पूछिए कि आप शास्त्रीय संगीत को कितना ध्यान देते हैं। मुझे याद आता है कि पहले शास्त्रीय संगीत आता था रेडियो में 1-1:30 बजे, जब लोगों के आराम करने का वक्त आता था, ताकि वो शास्त्रीय संगीत न भी सुने, रेडियो बंद करके रख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और रात में आता था, जब दुनिया सोने जाती थी तब आता था कि शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम, और जैसे उसमें राग अलापने की कोशिश करता था तुरंत लोग रेडियो बंद कर देते थे।
हाँ, दूसरे जो बहुत ही डीजे नुमा गाने हैं उनको लोग अच्छे से सुनते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए एक अलग तरीके का रुझान होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, जो कि हम लोगों को ये संस्कार में भी नहीं है। खास तौर से जिस एरिया से हम हैं, मैं कहूँ तो बहुत कम लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। जैसे ही राग अलापता है और स्लो मोशन में वो गाना शुरू करता है, लोग अक्सर रेडियो बंद कर देते हैं। 95% लोग इस चीज़ को बंद कर देते हैं। आप लोग कमेंट्स कर कर जरूर बताइए कि क्या आप लोग शास्त्रीय संगीत उतना ही रुचि के साथ सुनते हैं जितना कि बॉलीवुड, भोजपुरी और हरियाणवी, पंजाबी सॉन्ग को सुनते हैं। ठीक है, आप इसको कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो भ्रमर की सार जो रचना है सूरदास की, उसमें आप लोगों को पढ़ना है 21 से लेकर 70 पदों को। तो उसमें जितने भी पद हैं वो किसी न किसी राग में, ठीक है, तो कुछ रागों का नाम यहाँ पर दिया गया है जिसपे कि मैं आगे चर्चा भी करूंगा। नोट्स मैंने तैयार किया है, उस पर मैं बात करूंगा। तो अब इस तरीके से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपके पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इन परीक्षाओं की क्रोनोलॉजी को ठीक से समझ पाएंगे। और जिसके तरफ मैं संकेत कर रहा था कि मैला आंचल उपन्यास से कवितांश दिया गया है यहाँ पर, इस कवितांश को, और पूछ लिया गया कि ये संवाद किन दो लोगों के बीच में हुआ है। तो हमने सभी प्रश्नों के जवाब पे पहले ही बात कर लिया हुआ है। आप लोग समय निकाल कर उसको जरूर देखिए और आत्मीयता के साथ देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप ही लोगों के लिए, ठीक है। तो जब आपके लिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व बनता है कि उसको पूरा करें और ईमानदारी के साथ देखें। और देखिए, हमने जो भी सोचा कि कैसे तमाम बड़े सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करते हैं, बीच में आप मानसिक रूप से प्रेशर में भी आ जाते हैं, तो क्यों ना हम उस प्रश्न पत्र के क्रोनोलॉजी, उसके बनने की प्रक्रिया, उसके रचनात्मक पहलू को हम समझाने का प्रयास करें, ताकि आप जब अपनी बुक्स खोलें और प्रैक्टिस सेट करने जाएं तो इन बातों को आप ध्यान में रखें कि कैसे हमें तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सीधे प्रश्नों को आराम से कर लेते हैं एग्जाम में, केवल उसको टिक करने में या फिर रंगने में दिक्कत होती होगी तो वो अलग बात है। कूट आधारित प्रश्नों को भी आप दिमाग लगाकर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। सुमेलित प्रश्नों को भी आप आराम से कर लेते हैं। कुछ तो सुमेलित प्रश्न ऐसे होते हैं कि एक अगर सुमेलित हो गया तो लगभग सभी हो जाते हैं। कथन पर आधारित, तो हिंदी की बात करें तो आलोचकों के कथन आ जाते हैं, कविताओं पर आधारित कथन आ जाते हैं, या फिर रचनाओं के संवाद योजना पर आधारित या पात्रों से रिलेटेड कथन आ जाते हैं। तो ये पहले भी पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा रहा है। कालक्रम, पहले से बाद के क्रम में जो भी इस पैटर्न को अपनाया जा रहा है, तो अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब रचनाकार रचनाओं पर ही आधारित प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि पात्रों को भी बीच में शामिल किया जा रहा है। उसके आधार पर प्रकाशन वर्ष इत्यादि को क्रम से लगाना पड़ रहा है। और आखिर में जो है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कि ABCD करके 5 विकल्प बनाए गए हैं और उसमें से 3 विकल्प ही सही हैं। तो कम से कम हमें ये पता रहेगा कि इन पांचों में से 3 कौन सही है, तभी तो हम उस प्रश्न का सही जवाब बता पाएंगे। थोड़ा सा ये फंसने वाला है, और कुछ तो है कि जिसमें पांचों विकल्प दिए गए हैं और उन पांचों का रोल है उसमें, बस क्रम उसमें सही होना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि जब आप दोबारा डेट आएगी या फिर इसके पहले से ही आप तैयारी में लगे होंगे, तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।